जब हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कोई अगर बता दे बेटा इतना पढ़ लो कि आपके एग्ज़ाम के वारे न्यारे हो जाएंगे, तो क्या कहना। तब तो भाई कहते हैं ना, सोने पे सुहागा होना वही होता है। तो ऐसा ही कुछ मैं आपके साथ करने वाला हूँ। सोने पे सुहागा मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो आपकी इकोनॉमिक्स के पेपर को बिल्कुल एकदम ऐसा बना देगा। इसके मान लो कि आपको एग्जामिनर ऐसे नंबर बांटेगा जैसे कोई भंडारा वगैरह में पानी मिलता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो लगातार मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं आपको एमसीक्यूज बता चुका हूं, मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता चुका हूं, शॉर्ट क्वेश्चन बता चुका हूं। तो अब बारी है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की मतलब होता है ये ऐसे क्वेश्चन होता है जो बेसिकली आपको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। उसका आंसर आपको 30 या 40 शब्दों में लिखने होते हैं। कितने शब्दों में? 30 या 40 शब्दों में लिखने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर, और ऐसे मैं आपको सामने लेकर आया हूं 75 क्वेश्चन आंसर। ठीक है, 75। ये मत सोचो सर बहुत ज्यादा है भाई। 75 क्वेश्चन आंसर व्यष्टि अर्थशास्त्र के भी होंगे और समष्टि अर्थशास्त्र के होंगे। तो कौन कौन से 75 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ लेते हैं। और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं, आपको आंसर भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप। और ये 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो क्वेश्चन कौन कौन से? पहला क्वेश्चन है जो आपके लिए है, आर्थिक समस्याओं से क्या आशा है चुनाव की समस्या। या देखिए, आर्थिक समस्या की बात करते हैं या चुनाव की समस्या की बात करते हैं, दोनों ही एक है। असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधनों और उनके वैकल्पिक प्रयोग के कारण उत्पन्न चुनाव की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आंसर देखिए इतना बढ़िया है। दूसरा क्वेश्चन है व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्या आशय है। और आंसर, क्योंकि मैंने कहा इसका आंसर आपको कितने, 1 लाइन में या 2 लाइन में कंप्लीट देना है कि मैक्सिमम 30 या 40 शब्दों का होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 30 और 40 शब्द मैंने मैक्सिमम बताया, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। चाहो तो आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? उदाहरण। उदाहरण में बेटा क्या लिखेंगे? उदाहरण में लिखेंगे जैसे हम यहां पर किसकी बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं उपभोक्ता के व्यवहार की। जब उपभोक्ता की व्यवहार होती है एक, यहां पर हम बात करेंगे किसी एक उत्पादक की। यहां पर हम बात करते हैं किसी एक वस्तु के कीमत की बात करते हैं। ठीक है, राइट, व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, चुनाव की समस्या के 2 कारणों को बताइए। चुनाव की समस्या के 2 प्रमुख कारण है। एक, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती है। नंबर 2, मनुष्य के पास जो साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। इन्हीं दोनों कारण एक मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है कि भैया हम अपने सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें। सबको तो नहीं कर सकता, तो किसकी पूर्ति पहले करें, चुनाव करना पड़ता है। उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? एक उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तु x और y के उन सभी संयोगों को बताता है जिनका उत्पादन दिए गए संसाधनों और उपलब्ध तकनीक के आधार पर किया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। बेसिकली ये वक्र कुछ इस तरह से बनता है जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ा कप टाइप में होता है, नतोदर होता है मूल बिंदु की ओर। ओके, नेक्स्ट, सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं? देखिए यहां पर किसे का किस हो गया, किसे। ठीक है ना, तो सीमांत अवसर लागत, एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी वस्तु की वह मात्रा है जिससे पहली वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? छोड़ना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। उपयोगिता का अर्थ लिखिए। उपयोगिता यानी कि इसको तुष्टि गुण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? तुष्टि गुण रखिए, तुष्टि गुण बोलते हैं, यानी कि यूटिलिटी। किसी वस्तु में निहित वह शक्ति या क्षमता जिससे किसी उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता के आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, उससे हम क्या बोलते हैं? उपयोगिता के नाम से जानते हैं। उपभोक्ता संतुलन क्या है? उपभोक्ता संतुलन, ठीक है, यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर व्यय करके अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होता है। जब उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो उस स्थिति को उपभोक्ता संतुलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा एक ऐसी रेखा होती है, इसको हम कीमत रेखा है, जहां पर 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाया जाता है जहां पर उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और वस्तु की कीमत के आधार पर खरीद सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उपभोक्ता बजट का समीकरण पूछा जाता है कि वो देखता है कि उसकी आय कितनी है और उस आय के आधार पर वस्तु की कीमत कितनी है। आय और कीमत को जो संयोजन तैयार होता है
उसके जो संयोग तैयार होते हैं, उन संयोगों से जो रेखा निकल के आती हैं उसे बजट रेखा होती है। और ये नॉर्मली बिल्कुल सीधी लाइन होती है, ऐसे नीचे ऊपर से नीचे गिरती हुई, लाइक दिस। मांग क्या है? मांग से आशा है एक वस्तु की वह मात्रा जिससे उपभोक्ता बाजार में दी हुई समय अवधि और दी हुई कीमत पर खरीदना चाहता है। मतलब किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता जितनी मात्रा खरीदना चाहता है या खरीदने को तैयार होता है, उस मात्रा को हम मांग कहते हैं। सामान्य वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनकी मांग और उपभोक्ता की आय के बीच धनात्मक संबंध होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं आय बढ़ने पर जिसकी मांग बढ़ जाए उन्हें हम सामान्य वस्तु के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मांग का नियम लागू होता है। उत्पादन से क्या आशय है? किसी वस्तु की उपयोगिता का सृजन करना, मतलब किसी वस्तु की उपयोगिता सृजन करना या किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। जैसे लकड़ी के टुकड़े को काट कर फर्नीचर में बदलना। लकड़ी के टुकड़ा कोई काम का नहीं है, लेकिन फर्नीचर काम का होता है, उपयोगिता बढ़ा दिया, तो उससे हम क्या बोलते हैं? उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट, उत्पादन फलन किसे कहते हैं? उत्पादन के विभिन्न साधन, क्योंकि उत्पादन ऐसे नहीं हो सकता, उत्पादन के लिए कई सारे साधनों का प्रयोग, भूमि चाहिए, पूंजी चाहिए, श्रम चाहिए, उद्यमी चाहिए। तो उत्पादन के विभिन्न साधनों और उत्पादन की मात्रा के बीच के जो फलनात्मक संबंध होता है, तो उस फलनात्मक संबंध को हम क्या बोलते हैं? उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मौद्रिक लागत क्या है? किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए, किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा को उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों के ऊपर जो भी व्यय किया जाता है मुद्रा के रूप में, मौद्रिक व्यय किया जाता है, उसे उत्पादन लागत के नाम से मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं। सीमांत लागत किसे कहते हैं? सीमांत लागत किसे कहते हैं? उत्पादन की एक अधिक या कम इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो भी परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत के नाम से जानते हैं। नॉर्मली सीमांत लागत बराबर होता है कुल लागत n, यानी कि n इकाई का जो सीमांत लागत होता है उस पर जो कुल लागत में से उसमें से ठीक पहले वाली कुल लागत को माइनस कर दिया जाता है। सामान्य लाभ क्या है? प्रत्येक उत्पादक जब किसी वस्तु का उत्पादन चाहता है वो एक मिनिमम लाभ प्राप्त हो, तो यह लाभ का वह स्तर होता है जो किसी उद्यमी किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए केवल पर्याप्त हो। मतलब इतना लाभ पूंजी लगाने के बाद वो चाहता है इतना तो आना ही चाहिए, अगर इतना नहीं आता है तो हमारा उत्पादन करना बेकार है। तो उस निम्नतम स्तर के लाभ को हम सामान्य लाभ कहते हैं। उत्पादक संतुलन से क्या तात्पर्य है? उत्पादक संतुलन उस समय संतुलन में होता है जब उसको अधिकतम लाभ और न्यूनतम हानि की प्राप्ति होती है, और ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है जहां पर सीमांत आगम वक्र सीमांत लागत वक्र के बराबर होता है और सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटता हुआ होना चाहिए इस तरह से। ये जो रेखा है ये सीमांत आगम वक्र है और ये जो है सीमांत लागत है। तो एक ऐसा बिंदु जहां पर दोनों आपस में बराबर हो, ये वाला बिंदु, यहाँ पर सीमांत लागम और सीमांत लागत दोनों ही बराबर है। साथ ही देखिए सीमांत लागत ऊपर की ओर नीचे से ऊपर की ओर काटता हुआ चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं उत्पादक के संतुलन का स्तर। नेक्स्ट, सम विच्छेद बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर टीसी और टीआर दोनों ही आपस में बराबर होता है उस स्थिति को सम विच्छेद बिंदु के नाम से जाना जाता है। पूर्ति किसे कहते हैं? पूर्ति किसी वस्तु की वह मात्रा है तो बाजार में दिए गए विभिन्न कीमतों पर जब उत्पादक बेचने को तैयार होता है। मतलब किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली मात्रा को हम पूर्ति के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, पूर्ति का नियम बताइए। पूर्ति का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध होता है, जो कि यह स्पष्ट करता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी और वस्तु की कीमत के घटने से उसकी पूर्ति भी घटेगी। इसका मतलब होता है पूर्ति का नियम धनात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। एकाधिकार प्रतियोगिता की दो प्रमुख विशेषताओं का बताइए। एकाधिकारी प्रतियोगिता की दो प्रमुख विशेषताएं हैं कि एकाधिकार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु विविधीकरण पाया जाता है। मतलब यहाँ पर प्रत्येक विक्रेता के पास वस्तुएं तो एक जैसी होती है लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है, जिसको वस्तु विभेद का नाम से जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के संसाधनों पर और आर्थिक क्रियाओं पर निजी व्यक्तियों का निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। खासकर इस अर्थव्यवस्था में सरकार का बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं होता है किसी भी प्रकार से।
एक साधन के प्रतिफल से क्या आशय है? एक साधन प्रतिफल एक अल्पकालीन अवधारणा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रिया में कुछ साधनों को स्थिर रखकर केवल एक ही साधन में परिवर्तन किया जाता है, जिससे उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होता है। इस नियम को एक साधन प्रतिफल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ही साधन में परिवर्तन होता है, उससे उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट, उत्पादन वक्र का ढलान क्या दर्शाता है? उत्पादन वक्र का ढलान दर्शाता है कि उपलब्ध साधनों के अधिक प्रयोग की स्थिति में दोनों वस्तुओं की उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि अगर आप दोनों वस्तुओं की मात्रा को एक साथ बढ़ाना चाहते हैं, मतलब उत्पादन वक्र का ढलान उत्पादन संभावना वक्र होता है। अगर एक की मात्रा को आप बढ़ाना चाहता है, वैसे मान लो इसकी मात्रा बढ़ाना चाहते हो, तो एक की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, एक कम होगा तभी दूसरा बढ़ेगा। ये और हमेशा विभिन्न प्रकार के साधनों के उपयोग में ऐसा ही होता है, एक साथ सभी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अल्पाधिकार को परिभाषित कीजिए। अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है, तो बाजार के हिस्से पर कुछ ही फर्म होते हैं और कुछ फर्मों पर केवल कुछ थोड़ा थोड़ा अधिकार होता है। जैसे भारत में संचार सेवा में जियो है, ठीक है, एयरटेल है, और यहाँ पर वीआई है, कुछ हिस्से पर बीएसएनएल का अधिकार है। केवल चुनिंदा कुछ ही फर्में हैं और पूरे बाजार के थोड़े थोड़े हिस्से पर ये कब्जा करके रखते हैं, तो इसको अल्पाधिकार के नाम से जाना जाता है। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? कुल आय को बिक्री की इकाइयों से भाग देकर जो मात्रा प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। औसत आय ही प्रति इकाई मूल्य होता है वस्तु का, जिसकी गणना कुल आय को बिक्री की आय से इसे AR बराबर TR डिवाइडेड बाई Q, इस फॉर्मूले को अनुसार किया जाता है। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं? वह व्यक्ति या संस्था जो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, उसे आर्थिक एजेंट कहते हैं। आर्थिक एजेंट जैसे उपभोक्ता आर्थिक एजेंट होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, ठीक है। एक उत्पादक आर्थिक एजेंट होता है जो साधनों का प्रयोग करते उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करता है, ठीक है। तो ये सब आर्थिक एजेंट के नाम से जाना जाता है। अल्पकाल क्या है? अल्पकाल वह न्यूनतम समय अवधि होता है जहां पर उत्पादन के सभी साधनों को एक साथ परिवर्तन करना संभव नहीं होता है। मतलब यहां पर उत्पादन की तकनीक में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, उसे अल्पकाल के नाम से हम जानते हैं। सीमांत उत्पादन से आप क्या समझते हैं? सीमांत उत्पादन से आप क्या समझते हैं? एक साधन के प्रयोग करने से कुल साधन में परिवर्तन आता है तो उसे ही सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। मतलब किसी साधन के कम या ज़्यादा प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो भी परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर सीमांत उत्पादन का फार्मूला होता है मार्जिनल प्रोडक्शन इक्वल टू TPN-1। एकाधिकार में कीमत और सीमांत लागत के बीच कैसा संबंध होता है? एकाधिकार में वस्तु की कीमत और सीमांत लागत के बीच में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत और सीमांत लागत का अंतर जितना अधिक होता है एकाधिकारी शक्ति भी उतनी अधिक होती है। मतलब लागत कम होता है और यहाँ पर वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है, जिससे वो अधिकतम लाभ असामान्य लाभ की प्राप्त कर सके। 1936 में प्रकाशित प्रोफेसर कीन्स के ग्रंथ का क्या नाम है? 1936 में प्रोफेसर J.M. कीन्स की जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी उसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। रट्टा मान लीजिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की संपूर्ण एवं सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना करना, ठीक है, रोजगार की अवधारणा के बारे में पढ़ना, निवेश के बारे में पढ़ना, सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बारे में पढ़ना, वही समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वास्तविक प्रभाव किसे कहते हैं? परिवारों से फर्मों को साधन सेवाओं और फर्मों से परिवारों को वस्तु और सेवाओं का जो प्रभाव होता है, ऐसे प्रभाव को वास्तविक प्रभाव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। परिवार फर्मों को उत्पादन की सेवाएं प्रदान करती हैं, साधन प्रदान करते हैं, जैसे भूमि प्रदान कर दिया गया, पूंजी प्रदान कर दिया गया, श्रम दिए, ये सब भौतिक वस्तुओं के रूप में होता है।
बदले में फर्म उनको वस्तु और सेवाएं उत्पादन करके देती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रवाह बनती है उसको वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। हस्तांतरण भुगतान से आशय ऐसे भुगतान से है जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं करता है, मतलब ये एक पक्षीय होता है। जैसे वृद्धा पेंशन, कौन सा पेंशन? वृद्धा पेंशन। बूढ़े लोगों को मिलने वाले पेंशन बदले में उनको कुछ नहीं देना पड़ता, ना कार्य करना पड़ता, उसको वृद्धा पेंशन कहते हैं। जैसे स्कॉलरशिप, छात्रों को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है सरकार की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सब आपका क्या होता है? हस्तांतरण भुगतान के नाम से। जैसे दान हो गया। उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। समझ रहे हैं? उत्पादकों के द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में की जाने वाली जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन वस्तुओं को उत्पादक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। आय के चक्रीय प्रवाह को परिभाषित कीजिए। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय का जो एक निरंतर प्रभाव होता है, जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, उसे आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जाना जाता है। और ये कुछ इस प्रकार से होता है कि वस्तुओं के उत्पादन के फलस्वरूप उसकी आय की प्राप्ति होती है, आय के उत्पादन के फलस्वरूप उसका व्यय किया जाता है और व्यय वस्तुओं की सेवाओं के उत्पादन के ऊपर किया जाता है। इस प्रकार से एक चक्र सा बन जाता है जिसे आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय किसी देश की औसत आय होती है, अर्थात कुल आय को देश की जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका मतलब होता है देश का राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देंगे, इससे जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक तरीका ये देश की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। किसी देश में एक लेखांकन वर्ष के अंतर्गत देश के सामान्य नागरिकों के द्वारा अर्जित की गई सभी साधन आयों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। सभी साधन आय का मतलब होता है भूमि से किराया या रॉयल्टी प्राप्त किया है, पूंजी से इंटरेस्ट प्राप्त किया है, ठीक है, श्रमिकों को सैलरी या फिर वेतन प्राप्त होता है और उद्यमी को लाभ की प्राप्ति होती है। इन सभी साधन आयों को अगर आप जोड़ते हैं तो जो आय प्राप्त होती है उसके योग को ही राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशा है? देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के समस्त नागरिकों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के नाम से जाना जाता है। अप्रचलन अधिशेष किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। संपत्ति और उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय के योग को, संपत्ति और उद्यम वृत्ति मतलब किसी बिजनेस को चलाते हुए जो भी संपत्ति वगैरह वो लगाता है उससे जो आय की प्राप्ति होती है, इसके अंतर्गत तीन चीजें शामिल होती है। किराया, ब्याज, लाभ। कभी किराए के साथ साथ हम इसमें रॉयल्टी भी शामिल करते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। कुछ लोग कहते हैं रॉयल्टी क्यों नहीं? रॉयल्टी, किराया, ब्याज और लाभ के योग को हम प्रचलन अधिशेष के नाम से जानते हैं, जिसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहा जाता है। माल सूची किसे कहते हैं? अविक्रय निर्मित माल अथवा अर्धनिर्मित वस्तु और कच्चे मालों का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक जारी रखता है उससे हम क्या बोलते हैं? माल सूची कहते हैं। हमें पता है कि उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ समय के साथ साथ अकाउंट लेखांकन वर्ष के परिवर्तन के बाद कुछ स्टॉक बचा हुआ रहता है, कुछ अनिर्मित होता है, कुछ निर्मित हो जाता है, कुछ कच्चे माल के रूप में होता है। जब उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक साल से दूसरे ईयर तो उसको बोलते हैं माल सूची कि इतना माल अभी तक हमारे पास रखा हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तुओं के साथ अदला बदली की प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष अदला बदली होता है, जैसे ए और बी के बीच में ए ने इसको कपड़े दिए, बी ने बदले में अनाज दिया। तो इस प्रकार के प्रत्यक्ष अदला बदली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। दोहरे संयोग की आवश्यकता का क्या अर्थ है? दोहरे संयोग की आवश्यकता का अर्थ है दो वस्तुओं का विनिमय के क्षेत्र में इस प्रकार से होना जहां पर दोनों के पास एक दूसरों की आवश्यकता की वस्तु हो और दोनों ही उसको विनिमय करने के लिए तैयार होता है, तो उसे दोहरे संयोग की आवश्यकता के नाम से जानते हैं। व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं? व्यावसायिक बैंक वह संस्था है
जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से उनकी जमाओं को स्वीकार करती हैं, मांगने पर वापस करती हैं और उनकी आवश्यकता पर उनको ऋण भी प्रदान करती हैं, तो ऐसी संस्था जो लाभ के उद्देश्य के साथ काम करती हैं, वित्त क्षेत्र को वित्त से संबंधित विनिमय का काम करती हैं, उसे व्यापारिक बैंक कहते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, बीओपी हो गया, बीओबी हो गया, पीएनबी हो गया, एक्सिस हो गया, एचडीएफसी, ये सारे व्यापारिक बैंक की श्रेणी में आते हैं। मुद्रा के प्राथमिक या मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा के दो ही मुख्य कार्य, एक विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना, दूसरे मूल्य मापक के रूप में कार्य करना। ये दो मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा गुणक किसे कहते हैं? मनी मल्टीप्लायर बोला जाता है इसको। मुद्रा गुणक क्या निर्धारित करता है? मुद्रा गुणक व्यावसायिक बैंकों के अधिकतम साख को प्रदर्शित करता है, जो अपने अतिरिक्त नकद कोषों से सृजित करता है। मुद्रा कोषों को हम कैपिटल, मुद्रा गुणक को कैपिटल के रूप में दर्शाया जाता है, जिसका फॉर्मूला के इक्वल टू 1/, नगद कोष अनुपात, यानी कि वह के इक्वल टू 1/CRR, कहीं कहीं इसको 1/LR, लीगल रिजर्व रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा गुणक किसी भी अर्थव्यवस्था के मुद्रा सृजन की अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है कि एक देश में व्यापारिक बैंक कितनी मुद्रा का निर्धारण कर सकती है, निर्माण कर सकती है। केंद्रीय बैंक क्या है? केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकिंग क्षेत्र की सर्वोच्च बैंक होती हैं, जो अपने अंतर्गत उस देश की समस्त वित्तीय प्रणाली को रखरखाव करती हैं, दिशा निर्देश देती हैं, उसको विनिमय करती हैं, विनियमन करती हैं, उनके लिए रूल रेगुलेशन तैयार करती हैं। केंद्रीय बैंक के नाम से जानते हैं। उस देश के लिए नोटों का निर्गमन भी केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को प्रथम श्रेणी प्रतिभूतियों के बदले में ऋण प्रदान किया जाता है, वो भी दीर्घावधि ऋण प्रदान किया जाता है। किसके थ्रू? केंद्रीय बैंक से व्यापारिक बैंक को। निकट मुद्रा की परिभाषा दीजिए। वह मुद्रा जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष लेन देन के लिए नहीं किया जा सकता, किंतु जिसे मुद्रा के रूप में बड़ी सरलता से या फिर मूल्य की हानि के बिना आसानी से मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है, उसे निकट मुद्रा के रूप में जानते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, निकट मुद्रा के रूप में कहा जाए, ठीक है ना। प्रतिभूति हो गई निकट मुद्रा के रूप, क्योंकि इनको बहुत ही जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा की पूर्ति से क्या अभिप्राय है? मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय देश की जनता के पास एक निश्चित समय में निश्चित बिंदु पर कुल मुद्रा की पूर्ति से है, कि एक समय बिंदु के पास लोगों के पास कितना पैसा जमा है, उनके पास कैश कितना है, उनका के द्वारा व्यापारिक बैंकों के पास कितना पैसा जमा है, तो उनके कुल योग को मुद्रा की पूर्ति के नाम से जानते हैं। समग्र मांग से क्या आशय है, क्या अभिप्राय है? यह समग्र मांग क्या है? समग्र मांग को सामूहिक मांग, कुल मांग के नाम से भी जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के लिए मांग के कुल योग को समग्र मांग के नाम से जानते हैं। मांग का कुल योग मतलब उपभोग मांग प्लस निवेश मांग, सभी प्रकार की मांगों का योग जो होता है सामूहिक मांग या फिर समग्र मांग के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र उपभोग किसे कहते हैं? स्वतंत्र उपभोग, इसको स्वायत्त उपभोग के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्वायत्त उपभोग। इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन, यानी कि सीवार। आय के शून्य होने की दशा में भी कुछ ना कुछ उपभोग होता है, यानी कि आपकी इनकम जीरो है तो ऐसा थोड़ा ना होता आपकी उपभोग भी जीरो होगा, नहीं। जीरो इनकम पर जो भी आप उपभोग करते हैं उसे हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं, कि जिंदा रहने के लिए उतना खर्च करना अनिवार्य है, इसको कभी जीरो नहीं किया सकता, इसी को हम स्वायत्त या फिर स्वतंत्र उपभोग के नाम से जानते हैं। जेबीसी का बाजार नियम क्या है? बाजार नियम, नियम लिखा हुआ सॉरी, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यही जेबीसी का बाजार नियम। उन्होंने कहा था कि अलग से मांग को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वस्तु की पूर्ति ही मांग को, अगर मांग कम है तो पूर्ति ज़्यादा होने से मांग कम होने से वस्तु कीमतें कम हो जाएगी, वस्तु कीमतें होंगी तो मांग पुनः अपने आप जो है बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का स्वयं निर्णय करता, किसी को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावपूर्ण मांग क्या है? ये प्रोफेसर कीन्स का कॉन्सेप्ट है। प्रभावपूर्ण मांग एक ऐसी स्थिति होती है, संपूर्ण व्यय को व्यक्त करती है, जो रोजगार के किसी स्तर पर दिए हुए कुल उत्पादन पर किया जाता है। मतलब एक ऐसा बिंदु जहां पर उस अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर होती है, उस स्थिति को प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जाना जाता है।
सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के संबंध को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। आय में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वाई और उपभोग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा सी। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर MPC बराबर होता है उपभोग में परिवर्तन बट्टे आय में परिवर्तन। ये स्थिति होती है उपभोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। गुणक को परिभाषित कीजिए। गुणक क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन, यानी कि यूँ कहें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निवेश में होने वाले परिवर्तन के साथ आय में होने वाले परिवर्तन के बीच के अनुपातिक संबंध को गुणक कहते हैं। और यहाँ पर गुणक बराबर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मतलब एक अर्थव्यवस्था में अगर 100 रुपये निवेश किया गया तो उसकी तुलना में अगर 500 रुपये का आय की हुआ है तो इसका मतलब होता है 500 बट्टे 100 बराबर 5 है कि, यानी कि अर्थव्यवस्था में 5 गुना अधिक आय का सृजन हुआ है। ठीक है। अनैच्छिक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर कुशल और इच्छुक लोग जो कार्य करने के लिए तैयार है किंतु उनको कार्य की प्राप्ति नहीं होती है, उसको हम अनैच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। मजदूरी दर कोई भी हो, वो कार्य करने के लिए तैयार है लेकिन बावजूद उनको काम नहीं मिल पा रहा है। जब सीमांत बचत प्रवृत्ति शून्य हो, यानी कि जब MPS इक्वल टू 0 हो तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होता है? अगर MPS 0 होता है तो MPC कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है 1 माइनस MPS। क्योंकि ये 0 है तो MPC कितना होगा बेटा? 1 होगा, यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमारा 1 होगा। सिंपल सा फार्मूला याद रखिएगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग हमेशा 1 होता है। इसको याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी एक दे रखा होगा, दूसरे की गणना हम कर सकते हैं। न्यून मांग क्या है? न्यून मांग से तात्पर्य ऐसी स्थिति होती है जहां पर वास्तविक सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक मांग से कम होती है। मतलब पूर्ण रोजगार के लिए जितना मांग होना चाहिए, अगर मांग उस स्थिति से कम है, मान लो एक अर्थव्यवस्था में 100 लोगों को रोजगार चाहिए लेकिन देने वाले केवल कितने 80 लोग हैं, इसका मतलब 20 लोगों की मांग नहीं है, तो इसको हम न्यून मांग की स्थिति कहते हैं। स्फीतिक अंतराल क्या है? वास्तविक सामूहिक मांग जिस सीमा तक पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक मांग से अधिक हो जाता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर मांग जितनी होनी चाहिए, मतलब 100 मजदूर है, 100 मजदूर मांगे जाने चाहिए लेकिन मांग 120 मजदूरों की है, तो ऐसे में उपलब्ध से ज़्यादा मांग होना ही क्या होता है? स्फीतिक अंतराल होता है। उनके बीच का अंतर होता है। यानी कितना है स्फीतिक अंतराल यहाँ पर? 20। बजट से क्या तात्पर्य है? सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्ययों का विवरण होता है जो एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के द्वारा बनाया जाता है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं? सरकार की वे प्राप्तियां जिनसे सरकार को की नाई संपत्तियों में कोई कमी होती है, ना सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है, इसको हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। जैसे कर प्राप्तियां हो गई, गैर कर प्राप्तियां होंगी, ये सब राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आती हैं। कर की परिभाषा दीजिए। कर सरकार को किया जाने वाला वह अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले में कोई भी सेवा प्राप्त नहीं होती है, उसे कर कहते हैं। जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, ठीक है ना, गिफ्ट टैक्स हो गया। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसका भार उसी को वहन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति को लगा कि आपको टैक्स देना है तो आपको ही देना है, आप किसी के ऊपर इसको हस्तांतरित नहीं कर सकते। आपकी इनकम पर लगाए वाला टैक्स आयकर जिसकी आय पर लगाया जाता है उसी को भुगतान करना पड़ता है। घाटे का बजट किसे कहते हैं? घाटे का बजट वह बजट है जिसमें सरकार की अनुमानित आय अनुमानित व्यय से कम होती है। मतलब सरकार की इनकम कम और सरकार के एक्सपेंडिचर ज़्यादा, उस स्थिति को हम घाटे का बजट कहते हैं। राजकोषीय नीति से क्या आशय है? क्या है इसको इंग्लिश बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति से अभिप्राय सामान्यतः सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण से संबंधित सरकार की नीति से होता है। इसको बजट नीति भी कहा जाता है। विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं? जिस दर पर देश की मुद्रा इकाई का विनिमय दूसरे देश की मुद्रा के साथ किया जाता है उसे विदेशी विनिमय दर कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं $1 बराबर 80 रुपये, तो इसको $1 के बदले में हम कितना भुगतान करते हैं? 80 रुपये।
तो इसको विदेशी विनिमय दर के नाम से जाना जाता है। व्यापार संतुलन से क्या आशय है? दो देशों के मध्य दृश्य वस्तुओं या आयात निर्यात के लेखा जोखा को व्यापार संतुलन या व्यापार शेष के नाम से जानते हैं। बस केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, सभी प्रकार की मदें नहीं आती हैं। भुगतान संतुलन से क्या आशय? एक देश का भुगतान संतुलन उस देश के निवासियों और शेष देश के साथ किए गए सभी प्रकार के लेन देनों, मतलब दृश्य वस्तुएं हो गई, अदृश्य वस्तुएं हो गई, पूंजीगत वस्तुएं हो गई, एक पक्षी अंतरण हो गया, जितने भी प्रकार के लेन देन होता है मौद्रिक रूप में, उन सब का लेखा जोखा रखने वाली बही को हम भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। विदेशी विनिमय बाजार की परिभाषा दीजिए। विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्रा को परस्पर बेचा या खरीदा जाता है, जहां पर यह लेन देन किया जाता है। एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा के साथ परिवर्तित किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, उस क्षेत्र को, उसको हम बाजार कहते हैं। हाजिर विनिमय बाजार की परिभाषा दीजिए। एक ऐसा बाजार जहां पर केवल चालू या हाजिर लेन देन होता है, मतलब जहां पर सारी भुगतान और सारी प्राप्तियां ऑन द स्पॉट सेटल हो जाता है, दैनंदिनी लेन देन होता है, उसे हम हाजिर बाजार के नाम से जानते हैं। वायदा बाजार क्या होता है? मुद्रा बाजार का एक विदेशी विनिमय से संबंधित एक ऐसा बाजार जहां केवल भविष्य से संबंधित लेन देन किया जाता है कि आज भुगतान कर दिया, भविष्य में उसकी वो जो है प्राप्ति होगी, या फिर आज प्राप्त कर लिया, भविष्य में उसका भुगतान किया जाएगा। ऐसे बाजार को वायदा बाजार के नाम से हम जानते हैं। चालू खाता किसे कहते हैं? चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात और एक पक्षी अंतरणों का विवरण लिखा होता है। चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट बोलते हैं। इसके अंतर्गत केवल और केवल दैनिक लेन देनों को ही शामिल किया जाता है। पूरक वस्तुएं कैसी होती हैं? पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग किसी विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक साथ किया जाता है। कैसे किया जाता है? एक साथ किया, जैसे जूता और मोजा एक साथ पहना जाता है, पेट्रोल और कार दोनों एक साथ प्रयोग किया जाता है, चाय और चीनी, ठीक है ना, बिना चीनी के चाय बन नहीं सकती, तो इनको पूरक वस्तुओं के नाम से जानते हैं। स्वप्रेरित मदों से आप क्या समझते हैं? स्वप्रेरित मदों से तात्पर्य उन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक लेन देनों से है जिनका लेन देन अधिकतम लाभ प्राप्ति करने के लिए होता है, मतलब इसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करना होता है। जितनी भी वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात होता है ना, वो सब स्वप्रेरित मदों पे आता है, क्योंकि ये इनका लेन देन ही केवल लाभ के लिए होता है। सार्वजनिक वस्तु किसे कहते हैं? सामूहिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जिन वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, मतलब ऐसी वस्तु ऐसे जिनका उपयोग सबके द्वारा समान रूप से किया जाता है, उनको सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। पब्लिक गुड्स, जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गया, एक पब्लिक पार्क हो गया, रोड हो गया, ड्रेनेज सिस्टम हो गया और स्ट्रीट लाइटें हो गई, ये सब आपका सार्वजनिक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। तो ये आपकी पूरे जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, उसका 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर देखिए कि इन्हीं क्वेश्चनों में से फंसा है। इस 75 क्वेश्चन आपके लिए ऐसा क्वेश्चन है जहां इसके बाहर का क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको इनको तैयार करना है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो बेझिझक बेधड़क खटाखट मुझसे पूछिए, उन डाउट को पूरी तरीके से सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय, बने रहे मेरे साथ। और आपको इन सारे क्वेश्चन को PDF चाहिए, तुरंत विजिट के लिए www.theeconomicsguru.com पर। तब तक के लिए बाय।